हेलो एवरीबॉडी। अंकुर इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था और मैंने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों ही यूज होगा। तो अगर आपको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लर्न होगा तो ये टेंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और ये 100% गारंटी है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप बहुत बढ़िया से सीखेंगे इस टेंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक जल्द ही पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको पढ़ाया था तो उसका एक पहचान था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं, ऐसे ही इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहचान हेडिंग पड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके मेन वर्ब के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, सका, सकी, सके आदि ऐसे शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे वह गया। एक बार फिर से देखिए, हिंदी के ऐसे सेंटेंस होने चाहिए, ऐसे वाक्य होने चाहिए जिनके मेन वर्ब के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, सका, सकी, सके आदि ऐसे शब्द आए, वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका होगा। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, वह गया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में या आ गया। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो उसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ऐसा कुछ आ रहा था। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट ऐसा नहीं कहता, वो कहता ता था, ती थी, ते थे, या, ये, सका, सकी, सके, मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है। तो इसको मैं अभी बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस टेंस को आप और भी अच्छे तरीके से पहचान ले जाएंगे, क्योंकि इस टेंस का कोई निश्चित नियम नहीं है पहचानने का। इसमें सेंटेंस के अंत में, मेन वर्ब के अंत में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग केवल इतना ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे है, हूँ, हो ना आने पाए, और गागी गे, क्योंकि है, हूँ, हो आएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, और गागी गे आया तो फ्यूचर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों नहीं आया तो एक टेंस बचा आपका, वो है पास्ट, तो वो आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का रोल क्या है। रोल मीन्स नियम होता है। हर एक टेंस का अपना एक नियम है, क्योंकि अगर नियम आपको नहीं लर्न है, नहीं उसको फॉलो करेंगे, तो ट्रांसलेट आपका तुरंत गलत हो जाएगा। इसलिए नियम को ध्यान में रखिए, और नियम याद नहीं किया जाता, इसमें जो है रूल आप ट्रांसलेट कर करके ही इसको रूल को याद कर सकते हैं, बाकी याद करने से भूल जाएंगे। तो ट्रांसलेट करते रहेंगे और फार्मूला देखते रहेंगे, रोल देखते रहेंगे, तो आपको ये हमेशा के लिए लर्न रहेगा। देखिए इसमें लिखा है फर्स्ट रूल, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। यानी कि जो आप पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो इस नियम को आप नोट कर लीजिए कॉपी में। और चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप इस हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, मैं वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व करूँगा। और यहाँ पे देखिए एरो जहाँ पे मेरा चल रहा है, एरो पे ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ एरो जाता है वहाँ पे आप देखिएगा, मैं उस पॉइंट को समझा रहा हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर फार्मूला लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैंने आपसे कहा था कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लर्न करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आने वाला है। हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म भी आएगा और सेकेंड फॉर्म भी आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म फार्मूले में लिखा गया है। इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं पिछले टेंस की तरह, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे उसमें भी बताया गया था, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है।
तो इसमें भी देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में अदर वर्ड लिखेंगे। अगर अदर वर्ड आता है तो लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट आता है तो लिखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट भी छोड़ेंगे। तो जितना सेंटेंस में आपके रहेगा आप उतना ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा है वह गया। अब इसमें देखिए केवल 2 वर्ड है, वह गया। तो इसमें देखना ये है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि ये कौन सा टेंस है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसके लास्ट में या ये आ रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा पहचान, ये काम हो चुका है, ये बीत चुका है, तो ये जो समय है ये बीत चुका है, तो ये होता है आपका पास्ट टेंस। और हमने आपको कहा कि इसको पहचानने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है कि आप इसी या ये से ही पहचान जाएंगे इसको, या ता था ती थी ते थे इससे पहचान जाएंगे। इसमें केवल आप 2 वर्ड पे ध्यान रखिएगा, एक है हूँ हो, एक गा गी गे। अगर है हूँ हो आएगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, अगर गा गी गे आएगा तो फ्यूचर होगा। और अगर गा गी गे नहीं आया और है हूँ हो नहीं आया, कुछ और आ गया लास्ट में, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। चलिए ट्रांसलेट को देखते हैं क्या होगा। देखिए ही वेंट, वह गया। अब देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूले में भी सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा गया तो सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, वह के बारे में बात किया जा रहा है। तो वह जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद में देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जाना का मीनिंग होता है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। आप लर्न किए होंगे तो आपको ये चीज पता होगा। तो गो का हो गया वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आप यही पढ़ने वाले हैं, पढ़ भी रहे हैं। ट्रांसलेट हो गया आपका ही वेंट। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका मैंने एक मोर देखा। अब देखिए इसमें खा आ गया लास्ट में, मेन वर्ब के अंत में इसमें खा आ गया। ये आपका देखना जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब है। यहाँ पे देखिए खा आ गया। तो इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है, बस केवल है हूँ हो नहीं आएगा और गागी गे नहीं आएगा, वो बाकी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही होगा अगर कुछ भी आ गया। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेट क्या होगा। आई शॉ अ पीकॉक। देखते हैं इस ट्रांसलेशन को कैसे किया गया। सबसे पहले फार्मूले पे ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा है सब्जेक्ट, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब इसमें सब बात किसके बारे में की जा रही है, मैं के बारे में, यानी मैं एक मोर देखा या मैंने एक मोर देखा। तो इसका मीनिंग हो गया आई। उसके बाद में देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इसमें देखिए वर्ब कहाँ है, मैंने क्या किया, मैंने मोर देखा। तो यहाँ पे देखिए देखने का काम हो रहा है, तो देखने का मीनिंग होता है शी का जो सेकेंड फॉर्म होता है, जैसे फार्मूले में लिखा गया है सेकेंड फॉर्म यूज होगा, तो सेकेंड फॉर्म होता है सा, सी शा। तो शा यहाँ पे हो गया। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंने क्या देखा, तो मैंने एक मोर देखा। तो मोर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका पूरा ट्रांसलेशन माना कंप्लीट सेंटेंस आई सा आ पीकॉक। इसमें अगर कहीं डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं वो डाउट आपका क्लियर करूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी में नोट करते रहिए आप। देखिए नेक्स्ट रूल है आपका, यदि वाक्य में क्षमता प्रकट हो तो कुड का यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। कहने मतलब ये है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें किसी के कार्य करने की क्षमता को बताया जा रहा है, तो आप उसमें कुड का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा हुआ है आपका सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर क्षमता नहीं शो हो रहा है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन अगर क्षमता शो हो रहा है, सेंटेंस में क्षमता दिखा रहा है, तो कुड का यूज करेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आप। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ कहा गया मैं तेज दौड़ सकता था। अब यहाँ देखिए ये जिसकी भी बात की जा रही हो कि मैं तेज दौड़ सकता था, यहाँ पे देखिए दौड़ने की क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ ये लड़का या फिर मैं तेज दौड़ सकता था, मैं जीत सकता था, मैं दौड़ सकता था। तो ऐसे में देखिए जहाँ पे
सकना आएगा या सकता था या शका आएगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे किसी की क्षमता जो है बताई जा रही है। ऐसे जगहों पे आप कुड का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे ट्रांसलेट आपका है आई कुड रन फास्ट। अब देखिए इसमें क्षमता शो हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे कुड का यूज किया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। तेज कौन दौड़ सकता था? मैं दौड़ सकता था। तो यहाँ पे मैं के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आई लिखा गया। उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया कुड। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ पे देखिए लिखी पूरा ट्रांसलेशन आपका हो गया आई कुड रन फास्ट। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए इसके बाद देखते हैं, दोनों सेंटेंस हम एक साथ अब पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्षमता वाला सेंटेंस और बिना क्षमता वाला सेंटेंस, जिसमें कैपेसिटी दिखाई भी जा रही और जिसमें कैपेसिटी नहीं दिखाई जा रही। दोनों सेंटेंस एक साथ पढ़ेंगे तो आप दोनों में बढ़िया से डिफरेंस सीख जाएंगे कि हाँ क्षमता कैसे पता लगाते हैं कि इस सेंटेंस में क्षमता दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है। जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल है, वह एक कविता लिखी। अब यहाँ देखिए किसी लड़की की बात हो रही है, कोई लड़की है वो कविता लिखती है, तो देखिए उसके बारे में कहा जाता है कि वह कविता लिखी। यहाँ पे कोई क्षमता नहीं बताया जा रहा है, एक साधारण सा सेंटेंस एक बोल दिया गया कि वह एक कविता लिखी। अगर ऐसा कहा गया होता कि वह सुंदर कविता लिख सकती थी, मतलब लिखी है, खराब लिखी है, लेकिन वो सुंदर लिख सकती थी, अगर ऐसा बात किया जाता तो उसकी क्षमता के बारे में बात की जाती, उसकी सुंदरता के बारे में बात की जाती, वो उसकी क्षमता होती लिखने की। तो यहाँ पे जो है कोई क्षमता नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। जैसे सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वाह। किसके बारे में बात हो रही है? वाह के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाह, तो इसका मीनिंग होगा शी, क्योंकि लड़की है तो हम सी लिखेंगे। उसके बाद में देखिए फार्मूला प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब इसमें देखिए वर्ब कहाँ है? वर्ब हमने आपको बताया था हमेशा लास्ट में ही होता है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? लिखना। तो लिखना का मीनिंग होता है राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रोट। थर्ड पोजीशन पे है ऑब्जेक्ट, तो वह क्या लिखती है? तो वह एक कविता लिखती है, तो कविता इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, उसको हमने लास्ट में लिख दिया। अदरवर्ड इसमें कोई आया नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अगर इसमें कहीं डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरी सहेली मुझे बुलाती थी। अब यहाँ देखिए बात की जा रही है किसी के बारे में कि मेरी सहेली मुझे बुलाती थी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और ऊपर वाले में देखिए खा, खी, खे आ रहा था, तो इसमें जो है कोई निश्चित पहचान नहीं है। बस आप इतना ध्यान में रखिएगा कि है, हूँ, हो ना आने पाए, गागी, गे ना आने पाए, तो वो आपका जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। जैसे एक साथ देखिए इंग्लिश क्या बना, माई फ्रेंड कॉल्ड मी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही? मेरी सहेली के बारे में बात हो रही है। इसमें कोई है जो बता रही है, अपनी सहेली की बात कर रही है, तो कह रही मेरी सहेली मुझे बुला दी थी, तो इसमें मेरी सहेली जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में कहा जा रहा है, देखिए मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसमें बुलाना जो है ये वर्ब है, तो बुलाना का होता है काल, काल का सेकेंड फॉर्म होता है काल्ड, तो यहाँ पे देखिए काल्ड लिख दिया गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, किसे बुलाती थी? मुझे, तो इसमें हो गया मी। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका बना माई फ्रेंड कॉल्ड मी। नेक्स्ट फार्मूला आपका है, देखिए क्षमता शो करने वाला जो होता है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला ऊपर लिखा गया है, दूसरा यहाँ पे नीचे लिखा गया है। इसमें देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें क्षमता शो होगा और इसमें क्षमता शो नहीं हो रहा है। अब इसमें क्षमता कैसे शो होगा वो देखते हैं। जैसे कहा गया डॉक्टर रोगी को बचा सकता था, देखिए आगे एरो लगा हुआ लिखा है क्षमता, इसमें
तो कहने का मतलब ये है इस सेंटेंस में क्षमता शो हो रहा है। अब देखिए डॉक्टर के पास इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी क्षमता होती है डॉक्टर को कि वो रोगी को बचा सकता था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रोगी को बचा सकता था, डॉक्टर के पास इतनी क्षमता थी, इतनी काबिलियत थी उसके पास कि वो रोगी को बचा सकता था। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटी शो हो रही है, तो हम कुड का यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो लिखेंगे क्या, द डॉक्टर कुड सेव द पेशेंट। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें है डॉक्टर सब्जेक्ट आपका, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा द डॉक्टर। उसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पे है कुड, तो लिखेंगे कुड। उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे बचाना का होता है सेव, तो यहाँ पे हम लिख दिए सेव। और उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट किसको बचा सकता था, रोगी को, तो लास्ट में हमने लिख दिया पेशेंट। तो द डॉक्टर कुड सेव द पेशेंट। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस तो आप जान ही रहे हैं किसे कहते हैं, हिंदी में जिसमें नहीं शब्द आ जाता है और इंग्लिश में नॉट आता है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। रूल क्या है इसका देखते हैं। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे तो उसमें डू और डज था, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है। नेक्स्ट रूल है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता नहीं है, तो उसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव से डिड का यूज किया जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, तो इसमें हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो अगर डिड और कुड का यूज हुआ तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर डिड और कुड का यूज नहीं हो रहा है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसको आप कॉपी में नोट करिए, इसको मैं अभी बढ़िया से और समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप फार्मूला ऊपर लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस डिड कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर डिड या कुड दोनों का यूज दोनों में से किसी का भी यूज अगर किया गया, चाहे डिड का किया जाए चाहे कुड का किया जाए, अगर क्षमता प्रकट हो रहा है तो कुड का यूज करेंगे, क्षमता नहीं प्रकट हो रहा है तो डिड का यूज करेंगे। तो इन दोनों का यूज जब कहीं पर भी होगा तो मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल आपके क्या है। जैसे देखिए वह कहानी नहीं लिखा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में खा खी खे आ रहा है, मतलब खा आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा खा ही आएगा या खी आए, इसमें कुछ भी आ सकता है। बस केवल आप दो वर्ड पे ध्यान रखिएगा, एक है हूँ हो और दूसरा है गागी गे। ये दोनों ना आने पाए, अगर ये दोनों आए तो टेंस आपका तुरंत चेंज हो जाएगा। है हूँ आया तो प्रेजेंट हो जाएगा, गागी गे आएगा फ्यूचर हो जाएगा। और अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं और कुछ भी आ जाए वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। आगे देखते हैं, जैसे कि इसका इंग्लिश क्या होगा। He did not write a story। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह। हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले ही होता है, या फिर जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ वह के बारे में बात की जा रही है कि वह कहानी नहीं लिखा, तो हो गया आपका ट्रांसलेट ही। उसके बाद में देखिए डिड या कुड दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, तो यहाँ पे तो कोई क्षमता यूज हो नहीं रहा है। अगर मैं ऐसा कह देता कि वह कहानी नहीं लिख सकता था, तब उसके कैपेसिटी यानी कि क्षमता के बारे में बात की जाती, तो वहां पे हम कुड का यूज करते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो आप डिड का ही यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए थर्ड पोजीशन पे नॉट है, तो तीसरे नंबर पे हम नॉट लिख देंगे। उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें वर्ब क्या है, लिखना। हमने आपको बताया था कि वर्ब हमेशा लास्ट में ही होता है, तो यहाँ पे लिखना जो है वर्ब है, इसका मीनिंग है राइट, तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी वह क्या लिखता था,
या क्या नहीं लिखा, तो कहानी नहीं लिखा, तो कहानी इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड कोई इसमें आया नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए। ट्रांसलेट आपका हो गया ही डिड नॉट राइट अ स्टोरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा संगीत नहीं गाई, यानी कि राधा गाना नहीं गाई। चाहे आप संगीत लिखिए गाना लिखिए, दोनों एक ही चीजें हैं। तो राधा संगीत नहीं गाई, ट्रांसलेट क्या होगा, राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आप खा आया था लास्ट में, यहाँ पे या आ गया लास्ट में, लेकिन है हूँ हो नहीं आया और गागी गे नहीं आया। ये दोनों ना नहीं आएंगे जब, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमने लिखा राधा, क्यों, क्योंकि राधा हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद में डिड का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई क्षमता नहीं बताया जा रहा है, तो इसलिए हमने डिड का यूज कर लिया। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें यहाँ गाना जो है ये वर्ब का वर्ब है आपका, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जहां ना समझ में आपको आ रहा हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं उसको बता दूंगा आपको, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका हेडिंग है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इसको जानते हैं कि क्या सबसे पहले आता है इसमें, और जब क्या पहले आता है तो क्या की मीनिंग नहीं लिखी जाती है। लोग गलती करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं और क्या क्या मीनिंग लिख ही देते हैं, लेकिन फार्मूला कुछ इस तरीके का होता है, जैसे डिड कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में भी आप यहाँ ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। इंट्रोगेटिव का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, और सबसे ये सिंगल इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, वो किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब हो। अब देखिए यहाँ पे डिड और कोड लिखा गया है। कोड का यूज आप तभी करना जब क्षमता से होगा, और नहीं तो डिड का ही करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ट्रांसलेशन आपका हो गया एग्जाम्पल, क्या उसने तुम्हें देखा। अभी इसमें देखिए क्या सबसे पहले आ गया, तो क्या जब सबसे पहले आ गया तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसकी मीनिंग हमको लिखनी नहीं है, लिखनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी है, यानी कि डिड या कुड में से कोई कुछ लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसमें कोई क्षमता तो शो नहीं हो रहा है तो हम डिड ही लिखेंगे। जैसे आपका ट्रांसलेट हो गया डिड ही सी यू, क्या उसने तुम्हें देखा। अब इसमें देखिए डिड सबसे पहले लग गया, क्योंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही हमेशा शुरू होता है। उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट लिख दिया गया, सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसने या वह, तो इसका मीनिंग होता है ही। उसके बाद में देखिए नॉट है तो नॉट इसमें आया ही नहीं तो नॉट छोड़ दीजिए। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए शी, ऑब्जेक्ट में है यू, तो क्या उसने तुम्हें देखा, डिड ही सी यू। उसके बाद में देखिए अगला एग्जाम्पल आपका है, क्या सोहन तुम्हारी मदद कर सकता था। अब यहाँ पे देखिए क्षमता के बारे में बात हो रही है, इस सेंटेंस में क्षमता के बारे में बात हो रही है। देखिए पूछा जा रहा है किसी से कि क्या सोहन तुम्हारी मदद कर सकता था, यानी क्या सोहन के पास इतना काबिलियत थी, क्या सोहन इतना काबिल था कि वो तुम्हारी मदद कर सकता था, क्या इतनी क्षमता थी उसके पास। तो यहाँ पे अब आप कुड का यूज करेंगे, जैसे कुड सोहन हेल्प यू। जब कुड का यूज हो गया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया। बाकी अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछिएगा, मैं बता दूंगा आपको। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें क्वेश्चन और वाक्य के बीच में आता है। जो क्वेश्चन और वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। फार्मूला कुछ इस तरीके से आपका होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट को क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं और क्वेश्चन मार्क पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन मार्क का यूज आप जरूर करिएगा, नहीं तो आपका ट्रांसलेशन जो है वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका क्या है, उसने दुकान क्यों खोला। अब देखिए यहाँ पे बीच में आ गया क्यों, तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब ये बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
अब इसमें देखिए ला आ रहा है लास्ट में, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। हमने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में है, हूँ, हो नहीं आएगा और गागी गे नहीं आएगा। बाकी अगर और कुछ कोई भी वर्ड आ गया, कोई भी अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। इंग्लिश क्या होगा इसका वो देखते हैं। वाई डिड ही ओपन द शॉप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और वाक्य बीच में आया था, इसलिए यहाँ पे हमने वाई पहले लिख दिया, क्यों का मीनिंग पहले लिख दिया वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया डिड। अगर यहाँ पे देखिए कि क्षमता से होता तो हम कुड का यूज करते, लेकिन क्षमता बताया नहीं गया तो इसलिए डिड का यूज कर लिया। उसके बाद में सब्जेक्ट हमने लिखा, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है तो तीसरे नंबर पे आप सब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके लास्ट में सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो वाई डिड ही ओपन द शॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका मेरा मित्र कहाँ रहता था। अब इसमें देखिए था ती थी ते थे आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में क्वेश्चन वर्ड। जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले ही लिखी जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा गया है, वेयर डिड माई फ्रेंड लिव। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद में दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है तो दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड। उसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, मेरे मित्र के बारे में। तो मेरे मित्र का जो मीनिंग है वो होगा माई फ्रेंड। उसके बाद में आपका वर्ब आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, रहना। रहना का मीनिंग होता है लिव, तो वेयर डिड माई फ्रेंड लिव। तो इसका ट्रांसलेट हो गया मेरा मित्र कहाँ रहता था, वेयर डिड माई फ्रेंड लिव। तो इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा। और अंकुर इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू, वेलकम।